Welcome to this comprehensive explanation cum revision video. I recommend watching this video at 2x or 1.5x or whatever speed suits you. At the usual speed, I find it a bit slow personally. Also, be sure to check the description for additional notes and relevant info. Let's dive in. आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल। इतना सा है एक पेज का। ओवरव्यू देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल दो एसेस कवर करता है, SQC1 और SA220। ये ओवरऑल है फर्म लेवल पर और ये बहुत स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पर। दोनों बताते हैं कि कैसे हम लोग अपने फर्म पर या फिर किसी ऑडिट एंगेजमेंट पर क्वालिटी इंश्योर करें। तो उसके एलिमेंट्स है लेचम, लीडरशिप। बोलता है फर्म पे बता रहा हूँ, उसको फिर ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके लिख देना है। बोलता है एक एंगेजमेंट पार्टनर मतलब CEO या फिर मैनेजिंग पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि फर्म पे क्वालिटी इंश्योर हो, एथिकल। हम लोग ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो ट्रस्ट के लिए एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करेंगे तो हमारा काम वैसे ही अच्छे क्वालिटी का हो जाएगा। क्लाइंट एक्सेप्टेंस, किसी भी अरे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, क्लाइंट का इंटीग्रिटी देके एक्सेप्ट करना है। ह्यूमन रिसोर्सेस, हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्सेस रिक्रूट करते हैं उन लोग क्वालिटी की तरफ कमिटेड हो, या फिर क्योंकि ये ऐसे 220 एंगेजमेंट लेवल पर है तो इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होता है, इसमें असाइनमेंट होता है। तो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, अगर हम लोग किसी एंगेजमेंट पे अपने स्टाफ को असाइन कर रहे हैं तो उन लोग कमिटेड होने चाहिए क्वालिटी की तरफ। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, काम करते टाइम एंगेजमेंट का हम लोग परफॉर्म करते टाइम कुछ बातों का ख्याल रखना है ताकि क्वालिटी इंश्योर हो, पढ़ेंगे। और मॉनिटरिंग, लास्ट में सबको मॉनिटर करना है। ये एलिमेंट्स है। मतलब ये फर्म का जो लीडरशिप पोजीशन लेगा एक जन, किंग हो गया ये, इसमें खुद में एथिक्स ढंग का होगा। फिर जो क्लाइंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, जिसके साथ हाथ मिलाएंगे, ये भी अच्छा आदमी होगा। फिर हम लोग जो हायर करेंगे अपना स्टाफ, वो क्वालिटी की तरफ कमिटेड रहेगा। हमारा परफॉर्मेंस जो रहेगा वो क्वालिटी को ध्यान में रख के रहेगा। और लास्ट में सबको मॉनिटर करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज़्म रिव्यू। तीन बॉडी मिलकर करता है, पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और नफरा। स्टार्ट करते हैं। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, जो परफॉर्म करता है ऑडिट और रिव्यू ऑफ होर्स। होर्स मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। फर्म लेवल पर है ये। SA220 सेम क्वालिटी कंट्रोल है फॉर एन ऑडिट ऑफ FS, मतलब कि ये इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पर है। तो SQC1 बोलता है फर्म्स को कि तुम लोग एस्टेब्लिश करो एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोवाइड करे विथ रिजनेबल एश्योरेंस कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स इसके साथ कंप्लाई हो रहा है और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स इशू हो रहा है। ऐसा एक सिस्टम बनाओ कि PSRLR के साथ कंप्लाई हो और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स इशू हो। तो फर्म का SQC इंक्लूड करना चाहिए ऐसा पॉलिसी और प्रोसीजर जो एड्रेस करे हर एलिमेंट ऑफ लेचम। फिर इसको डॉक्यूमेंट करना और कम्युनिकेट कर देना पर्सनल को, और इनकरेज करना है उनको कि उन लोग फीडबैक दें। और वहीं SA220 बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि इंश्योर करे कि ऑडिट एंगेजमेंट अगेन कंप्लाई करता है PSRLR के साथ और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स इशू होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर वही लेचम को लेकर है, जो कि मॉडल्ड है SQC1 के ऊपर। SQC1 बताया उसी को एक तो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पर लगाना है। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ फॉर ऑडिट एंगेजमेंट डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन SQC ऑफ फर्म। ये SQC का ही एक सब पार्ट है, बस ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पर लगाना है।
तो ऐसे 220 एज्यूम करता है कि फर्म एडहेयर करता है SQC1 के साथ। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? SQC1 फर्म वाइड है, ये एंगेजमेंट स्पेसिफिक है। इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है CEO या मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म के ऊपर, और इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। ये अप्लाई करता है होर्स के ऊपर, होर्स मतलब सबके ऊपर, और ये अप्लाई करता है सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। SQC1 कंसर्न है विद सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म, और ऐसे 220 कंसर्न है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर या फिर एंगेजमेंट टीम के ऊपर कि उन लोग क्वालिटी कंट्रोल लगाए एक ऑडिट एंगेजमेंट में। देख लेते हैं। SQC1 से लेकर 99 तक है। ये फंडामेंटल है सारे सर्विसेज के ऊपर जो कवर्ड है बाय एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो डील करता है ऑडिट ऑफ HFI के ऊपर, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। SRE स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। SAE स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये डील करता है विथ एंगेजमेंट्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब इस पर नॉन फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इसमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगाना पड़ता है टू इन्फॉर्मेशन या फिर अदर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट में होता है। ये सारा हमारे सिलेबस में है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो ऐसे 1 से 999 तक है, बाकी ये सब 699 तक है, जैसे कि SRE 2K से 2699 तक, एश्योरेंस एंगेजमेंट 3K से 3699 तक, और SRS 4K से 4699 तक। स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटीज़ विद इन फर्म। तो फर्म को ऐसा एस्टेब्लिश करना है पॉलिसी प्रोसीजर जो प्रमोट करे इंटरनल कल्चर एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। इसमें 2 एलिमेंट है। पहला तो फर्म के CEO या मैनेजिंग पार्टनर को अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा देना है फर्म के SQC के लिए, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सेकेंड, फर्म का CEO या मैनेजिंग पार्टनर अपने काम से एग्जाम्पल सेट करे जो एनकरेज करता है हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। और तीसरा, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा देना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के लिए किसी इंडिविजुअल को जिसके पास सफिशिएंट एबिलिटी, ऑथोरिटी और एक्सपीरियंस हो। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दिन बर दिन जो देखते हैं। और फर्म को मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात का देना है कि कॉमर्शियल कंसिडरेशन क्वालिटी को एक्सीड ना कर जाए, सुपरसीड ना कर जाए, मतलब पैसे से क्वालिटी को खरीद ना ले, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले पैसे के दबाव में आकर। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉम्पेंसेशन या प्रमोशन पॉलिसी, मतलब किसी भी तरीके का इंसेंटिव्स डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कमिटमेंट टू क्वालिटी, मतलब वही बोल रहा है कि जो ज़्यादा कमिटेड है उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए। और डेडिकेट करना सफिशिएंट रिसोर्सेज टू डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर जो बनाएंगे उसके डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंट और सपोर्ट के लिए फर्म को डेडिकेट करना है सफिशिएंट रिसोर्सेज। और वही ये हो गया फर्म वाइड बात। और ऐसे 220 बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है जो एम्फसाइज करता हो कंप्लायंस विद PSRLR के लिए और इशुएंस ऑफ एप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स के लिए। और एंगेजमेंट पार्टनर को क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि क्वालिटी इंडिस्पेंसेबल और एसेंशियल है। ये ध्यान देना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ध्यान देने का कि फर्म का SQC के साथ एडहेयर कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है। एनकरेज करना है अपने टीम मेंबर्स को कि उन लोग रेज कर पाए कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रेप्रिजल। पूछो तुम लोग कंसर्न्स, डांटूंगा नहीं, ऐसा है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है जो इंश्योर करे कि कंप्लायंस होता हो विद ICAI's कोड ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि POPSI है, और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स POPSI मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। ये तो पूरा एकदम हनुमान चालीसा जैसा, ये तो याद होना ही चाहिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई करना है, तो इसको एम्फसाइज कैसे करेंगे? थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। फर्म और पर्सनल को हमेशा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना है, मेंटेन करना है इंडिपेंडेंस। एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली कम्युनिकेट हो, थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो और प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग हो अगर कोई थ्रेट्स या ब्रीचेस मिलता है तो, ताकि उस पर करेक्टिव एक्शंस ले पाए। एनुअल कंप्लायंस कन्फर्मेशन लेना है सारे पर्सनल से कि उन लोग सारे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किए, हर साल एक बार लेना है। फैमिलियरिटी थ्रेट मिटिगेशन,
अगर किसी क्लाइंट के साथ बहुत समय से काम कर रहे हैं तो एक तो फेमिलियरिटी हो जाता है, तो इससे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होने का रिस्क रहता है, तो उसके लिए सेफगार्ड्स लगाना है। सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकता है? या तो रोटेशन हो सकता है, या तो EQCR हो सकता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है आगे। और रोटेशन और पीयर रिव्यू होता है लिस्टेड एंटिटी में मैंडेटरी है। पीयर रिव्यू इन केस ऑफ सोल प्रैक्टिशनर्स। रोटेशन हर 7 साल में एक बार कर सकते हैं, बाकी पीयर रिव्यू तो होता ही है। पीयर रिव्यू मतलब, पीयर मतलब फ्रेंड होता है, तो अपने किसी और सी ए फर्म से करवा रहे हैं रिव्यू, वो होता है पीयर रिव्यू। और इसी में ऐसे ये हो गया SQC 1 बोलता है फर्म वाइड करना है, ऐसे 220 बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर को थ्रेड्स आइडेंटिफाई करना है, थ्रेड्स को रिपोर्ट करना है टू रेलेवेंट पर्सन्स फॉर अप्रोप्रिएट एक्शंस, और एलिमिनेट करना है थ्रेड को या फिर विड्रॉ कर लेना अगर लीगली परमिसेबल हो तो। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। फर्म को ऐसा पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना है जो इंश्योर करे कि फर्म के पास सफिशिएंट इन्फो रहता है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सफिशिएंट इन्फो 3 चीज़ के बारे में: इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, प्रमोटर और KMP के बारे में, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और फर्म कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट। मतलब क्लाइंट का इंटीग्रिटी ठीक है, ये जानने के लिए सफिशिएंट इन्फो होना चाहिए। कौन कौन से एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना है, हम लोग उसके साथ कंप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए सफिशिएंट इन्फो होना चाहिए। और फर्म कॉम्पिटेंट है परफॉर्म करने के लिए एंगेजमेंट, इसके लिए सफिशिएंट जानकारी होना चाहिए। ये कैसे इंश्योर करेंगे कि फर्म कॉम्पिटेंट है? देखेंगे हमारे पास नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री है कि नहीं, नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री या फिर सब्जेक्ट मैटर। एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपीरियंस हमारा है कि नहीं विथ रेलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। हमारे पास सफिशिएंट पर्सनल अवेलेबल है कि नहीं विथ नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, या फिर एक्सपर्ट्स जो हम लोग को अगर चाहिए तो है कि नहीं, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स EQCR के लिए है कि नहीं, और हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं एंगेजमेंट बिफोर डेडलाइन, हमारा एबिलिटी है कि नहीं कंप्लीट कर पाने का एंगेजमेंट बिफोर डेडलाइन। ये सब ठीक है तो फिर हम लोग कॉम्पिटेंट है। कंप्लाई तो अभी एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ ही लिए, और इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, ये 2 पॉइंट। पहले देखना आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन कैसा है ओनर्स का, और हम लोग को चोर तो नहीं मानते हैं सब। बिजनेस प्रैक्टिसेस और नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, काम करने का तरीका कैसा है। फिर एटीट्यूड कैसा है इन लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेकर, बहुत केयरलेस है क्या, अरे इसको ऐसे कर दे वैसे कर दे, लाइटली लेते हैं क्या। एग्रेसिवनेस कैसा है लो फीस मेंटेनेंस के लिए, अगर बहुत एग्रेसिव है क्या लो फीस मेंटेन करने के लिए, कंजूसी दिखा रहे हैं स्टार्टिंग पर ही, लिमिटेशन लगा रहे हैं क्या स्कोप ऑफ वर्क पर, ऑडिटर को ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग पोटेंशियल या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से मतलब उन लोग का हिस्सेदारी लग रहा है क्या, उन लोग भागीदार लग रहे हैं क्या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या मनी लॉन्ड्रिंग में। और रीज़न पता करेंगे नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म और अपॉइंटमेंट ऑफ आवर फर्म का, कि पिछला फर्म क्यों अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा और हम लोग को क्यों अपॉइंट किया। तो अगर न्यू इन्फो आता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, वो ऐसा कोई जानकारी आता है जिसको अगर हम लोग को पहले पता होता तो हम लोग मना कर देते। तो देखेंगे कि अभी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारा, रिपोर्ट करने का ज़रूरत है क्या किसी अपॉइंटिंग या रेगुलेटरी अथॉरिटी को, और विड्रॉ कर लेना चाहिए क्या। अगर उस टाइम मना कर देते तो अभी भी टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं, तो देखना है कि विड्रॉ कर लेना है क्या। और अगर विड्रॉ करने का सोच रहा है तो देखना है कि प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस करना है मैनेजमेंट ECWG के साथ, ऐसा नहीं कि बैग उठाया और चल दिए। और डॉक्यूमेंट करना है सिग्निफिकेंट इश्यूज़ और कंक्लूजन, और बेसिस क्या था वो कंक्लूजन का। फोर्थ एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेस, या फिर ऐसे 220 के हिसाब से असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। तो फर्म को देखना है कि सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं विद सफिशिएंट कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिक्स वाले लोग को हायर करना है, कॉम्पिटेंट, उनको काम आना चाहिए और कैपेबल होने चाहिए। एड्रेस करना है कॉम्पेंसेशन, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिससे कि उन लोग का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो पर्सनल का। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एड्रेस एसेस होना चाहिए कंसिडरिंग देयर कमिटमेंट टू क्वालिटी, उन लोग कितने क्वालिटी के लिए कमिटेड है। ये लीडरशिप में भी बोला हुआ था कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उन लोग को जो इंसेंटिव्स मिलेगा वो कमिटमेंट टू क्वालिटी देख के मिलना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर को असाइन करना है हर एंगेजमेंट पे, हर एंगेजमेंट जो हम लोग लेते हैं उसके लिए एक एंगेजमेंट पार्टनर असाइन कर देंगे, उसका जान पहचान करवा देंगे, उसका रोल समझा देंगे क्लाइंट पर्सनल को कि देखो तुम्हारा ऑडिट ये फर्म समझा देगा।
कि हम लोग मिस्टर ए को असाइन किए तुम लोग का ऑडिट के लिए एंगेजमेंट पार्टनर, तुम लोग इससे डील करना। तो हम लोग जो एंगेजमेंट पार्टनर को असाइन करेंगे उसके पास अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, ऑथोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथोरिटी होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए अपना रोल को परफॉर्म करने के लिए, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और एंगेजमेंट टीम, उसके पास अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी मतलब स्किल। और ऐसे 220 इससे बस एक्सटेंड करके ये बोलता है, वही बात बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर के पास जो एंगेजमेंट टीम है इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंट और कैपेबल होने चाहिए। फिफ्थ एलिमेंट क्या है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। परफॉर्म करते टाइम कंसिस्टेंसी ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी कैसे आएगा? ब्रीफिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या कर रहे हैं उसको समझाना है अपनी टीम को। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करने से ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाएगा। एक तो पर्पज़ ही वही है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का कि कंसिस्टेंट रहे। ट्रेनिंग सुपरविजन से आएगा कि हमारे फर्म में ऐसे काम होता है। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू, काम का रिव्यू करेंगे सबका। कंसल्टेशन, एक्सपर्ट से डिफ़िकल्ट और कंटेंचुअस मैटर्स पे कंसल्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा एस्टेब्लिश करना पॉलिसी और प्रोसीजर जो इंश्योर करता हो कि टाइमली असेंबली हो वह एंगेजमेंट फाइल्स का। और कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी मेंटेन रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कोई और एक्सेस ना कर ले। सेफ कस्टडी हम लोग बचा के रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। इंटीग्रिटी, जैसा था वैसे ही रखेंगे, छेड़छाड़ नहीं होगा। एक्सेसिबिलिटी, जब चाहिए होगा मिल जाएगा, और रिट्रीव कर पाएंगे जब चाहिए होगा। तो कंप्लीट होना चाहिए विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। रिटेन करना है फॉर अ पीरियड सफिशिएंट टू परमिट मॉनिटरिंग। जब तक मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक तो रिटेन करेंगे, या फिर एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कि यूजुअली 7 ईयर्स है। तो जब तक लॉ स्पेसिफाई ना करे, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑडिट का वो फर्म का प्रॉपर्टी होता है। हालांकि वो पोर्शन शेयर कर सकता है प्रोवाइडेड कि वो अंडरमाइन ना करे वैलिडिटी ऑफ वर्क या फिर इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो उसमें रिव्यू करते हैं सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो कि एक एंगेजमेंट के दौरान लिए गए हैं। एक्सटेंट ऑफ रिव्यू क्या होता है? रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड रहता है, कितना रिस्क था और कितना कॉम्प्लेक्स था। ज़्यादा रिस्क था तो ज़्यादा रिव्यू होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था ज़्यादा रिव्यू होगा। लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए तो मैंडेटरी है, और बाकियों के लिए क्राइटेरिया डिवाइस करना है खुद से। तो EQCR में क्या क्या बातों का ध्यान देते हैं? CSG का रिपोर्ट और वर्किंग पेपर, CSG का रिपोर्ट एंड वर्किंग पेपर के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तो रिजॉल्व कर लेते हैं बिफोर इशूइंग रिपोर्ट एज पर एस्टेब्लिश प्रोसीजर। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है EQCR में कि EQCR परफॉर्म किए थे, रिव्यू कंप्लीट हो गया था बिफोर इशूइंग द रिपोर्ट, और रिव्यूअर को ऐसा कोई जानकारी नहीं था, रिव्यूअर वॉजंट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर कि सिग्निफिकेंट जजमेंट या कंक्लूजन इनअप्रोप्रिएट था। रिव्यूअर के नज़र में ऐसा कोई जानकारी तो नहीं था कि कोई अनरिजॉल्व मैटर में कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट या कंक्लूजन इनअप्रोप्रिएट था। तो CSG का रिपोर्ट क्या है? कम्युनिकेटेड मैटर्स टू TCWG और मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट मैटर्स ही कम्युनिकेट करते हैं तो उसको रिव्यू करेंगे। कंसल्टेशन ऑफ मैटर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जो बात में मतभेद हुआ था उस पर क्या कंसल्टेशन हो उसको रिव्यू करेंगे। सिग्निफिकेंस इन डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड MMS, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो चीज़ों पर MMS निकला था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, उसको भले ही सुधार दिया हो नहीं सुधारा हो, करेक्टेड हो या अनकरेक्टेड हो, उसका सिग्निफिकेंस और उसको कैसे डिस्पोज किए उसको रिव्यू करना है। सिग्निफिकेंट रिस्क्स क्या क्या था और उस पर रेस्पॉन्ड कैसे किए, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रेस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क। जजमेंट्स पार्टिकुलरली विथ रेस्पेक्ट टू मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क, जजमेंट कैसे लिए उसको रिव्यू करना है। इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन कैसे किया एंगेजमेंट टीम का इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन को रिव्यू करना है। जो रिपोर्ट्स इशू किए हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं रिव्यू होगा, और वर्किंग पेपर्स एडिक्वेट है कि नहीं ये रिव्यू करना है। तो इन बातों को रिव्यू करना है। सी से 2 चीज़ें, कम्युनिकेटेड मैटर्स टू TCWG मैनेजमेंट और कंसल्टेशन ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस।
ऐसे सिग्निफिकेंस और डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड और अनकरेक्टेड MMS और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड responses to those risks, जजमेंट मेड, इंडिपेंडेंस इवेल्युएशन, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट्स इशूड और वर्किंग पेपर का एडिक्वेसी। रिव्यूअर जो होगा वो कोई भी पार्टनर हो सकता है, या तो अनदर फर्म मेंबर हो सकता है, या तो क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, या तो टीम ऑफ सच पर्सन हो सकता है। उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है और पार्टिसिपेशन नहीं रखना है एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। फर्म का पॉलिसी रिप्लेसमेंट के लिए प्रोवाइड करना चाहिए अगर ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर हो जाता है तो। हालांकि एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑब्जेक्टिविटी। देखो, रिव्यूअर को हिस्सा नहीं लेना है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पर, एंगेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर चाहे तो कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑब्जेक्टिविटी। और वही ऐसे 220 बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट। परफॉर्मेंस के दौरान एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है DSR द ऑडिट एंगेजमेंट, और कंसल्ट करने के लिए ऑन डिफ़िकल्ट और कंटेंशुअस मैटर्स। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है रिव्यू करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इशूइंग द रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले रिव्यू करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वेरीफाई करेगा कि साइज सपोर्ट्स कंक्लूजन, जो हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, उसको वेरीफाई करने का जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। और ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है, एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा। और डॉक्यूमेंट क्या करेगा कि हम लोग सारे कंप्लायंस किए हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ, कंप्लाई किए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस का जो कंक्लूजन आया वो कैसे आया उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस करने से पहले हम लोग उसका इंटीग्रिटी चेक किए, कैसे चेक किए उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग उसको कंक्लूजन कैसा है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। और कंसल्टेशन, जो हम लोग कंसल्ट किए किसी बात पे, उस पर उसका नेचर क्या था, किस नेचर का कंसल्टेशन हुआ, स्कोप क्या था, किस बारे में हुआ, कितना डीपली हुआ और कैसे क्या कंक्लूज़न आया, उसको डॉक्यूमेंट करना है। मॉनिटरिंग, इंश्योर करने की पॉलिसी प्रोसीजर और रोका मतलब रेलेवेंट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंप्लाई विथ इन प्रैक्टिस और एडिक्वेट। ठीक है, रेलेवेंट है और ऑपरेट करता है इफेक्टिवली, कंप्लाई होता है इन प्रैक्टिस और एडिक्वेट है। ऑनगोइंग इवेल्युएशन, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का SQC को ऑनगोइंग इवेल्युएशन, कंटिन्यूस इवेल्युएशन होना ही चाहिए और पीरियडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए। कुछ एंगेजमेंट जो हम लोग ख़त्म कर लेते हैं उसका बीच में पीरियडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए। फैक्टर्स क्या है मॉनिटरिंग में, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है कि नहीं देखेंगे। जो न्यू डेवलपमेंट्स आता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर लीगल रिक्वायरमेंट में, उसको पॉलिसी में हम लोग इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, इनकॉर्पोरेट होता है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा देंगे किसी पार्टनर को, मॉनिटर करेंगे कि हम लोग कंप्लेंट्स को या फिर नॉन कंप्लायंस को कैसे हम लोग एड्रेस करते हैं। रेमेडियल एक्शन लेंगे किसी पर्सनल के अगेंस्ट अगर वो क्वालिटी के साथ कुछ कंफर्म नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के साथ कंप्लाई नहीं किया, तो रेमेडियल एक्शंस लेंगे। और डेफिशिएंसीज और नॉन कंप्लायंस के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और वही ऐसे 220 बोलता है कि पॉलिसी प्रोसीजर अगेन रोका होना चाहिए, रेलेवेंट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस और एडिक्वेट। एंगेजमेंट पार्टनर लेटेस्ट मॉनिटरिंग रिजल्ट्स को कंसिडर करेगा और देखेगा कि डेफिशिएंसी अगर कोई है तो वो ऑडिट एंगेजमेंट को इम्पैक्ट करता है क्या। फिर मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, पीयर रिव्यू बोर्ड ये देखता है कि कंप्लाई करते हैं कि नहीं टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई होता है कि नहीं। कैसे करेगा, रिव्यू करेगा सिस्टम और प्रोसीजर टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस इज इन इंश्योरिंग क्वालिटी। सिस्टम और प्रोसीजर कैसा बना रखा है फर्म, ये देखने के लिए कि क्वालिटी इंश्योर हो रहा है कि नहीं, टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस इज इन इंश्योरिंग क्वालिटी। रिव्यू करेगा एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स फॉर द रिव्यू पीरियड, 6 महीना के लिए या फिर जितना भी टाइम के लिए वो अलॉट हुआ है उस पीरियड में एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेगा। अगर अनक्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगर क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा, उसमें रीज़न बता देगा और ड्यू डेट बता देगा फॉर फॉलो एंड रिव्यू कि तुम लोग ठीक कर लो। फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग एक तो पीरियड देगा कि हम लोग तुम लोग को 30 दिन का टाइम देते हैं, इतना में ठीक कर लो, फिर हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे। ड्यू डेट फॉर फॉलो ऑन रिव्यू।
ये कवर करता है सारा एश्योरेंस एंगेजमेंट बाय ICAI मेंबर्स। ठीक है। पीयर रिव्यू मतलब दोस्त से रिव्यू, मतलब किसी अनदर CA फर्म से रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एक तो है, वो रिव्यू करता है और गाइड करता है मेंबर्स को, ताकि उन लोग अपना सर्विसेज का क्वालिटी इंप्रूव कर पाए और एडहेयर कर रहे हैं कि नहीं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ। यह रिकमेंडेशन देता है काउंसिल को ऑन सर्विस क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस पर वो आइडेंटिफाई होता है ऑन रिस्क बेस्ड अप्रोच। जैसे विजय माल्या का कंपनी कर रहा है तो ज़्यादा रिस्क है, तो ऐसे रिस्क बेस्ड अप्रोच पर असाइन होता है वो। टेक्निकल रिव्यूअर्स एम्पेनल्ड बाय QRB, जिसको QRB एम्पेनल करता है, उन लोग रिव्यू करते हैं। इसका स्कोप है सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड अंडर रूल 3 ऑफ नफरा रूल्स 2018। रूल 3 में है जहाँ पे इंडिपेंडेंस कंसर्न आ जाता है। जैसे कि अगर एक ही फर्म है और वो कर रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और इंटरनल ऑडिट फॉर द सेम ऑडिट क्लाइंट, तो वो कवर्ड है रूल 3 में, तो उसको फिर नफरा देखता है। रूल 3 नफरा के अंदर है। तो नफरा क्या करता है, मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओवरसी करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर लिस्टेड एंटिटीज़, जो कि QRB नहीं करता है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम QRB स्कोप, QRB के स्कोप से जो बाहर है वो नफरा देखता है। और इन्वेस्टिगेट करता है ऑडिटर्स ऑफ सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज, वही बड़े क्लास का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लिस्टेड। और रूल 3 मतलब यहाँ पे जो QRB छोड़ दिया। बस एक बार रिव्यू कर लेते हैं सब। क्वालिटी कंट्रोल 2 SS का वर्ड है। SQC 1, इसका नाम है क्वालिटी फॉर फर्म्स डेट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज़ ऑफ होर्स। और SA 220 जो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ FS। ये बोलता है फर्म्स को एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाने के लिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि PSRLR के साथ कंप्लाई होता है और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स इशू होता है। SA 220 भी यही चीज़ एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। एलिमेंट्स हैं इसके LHM। डिफरेंसेस क्या है, अच्छा ये SA 220 SQC 1 के ऊपर मॉडल्ड है। ये एज्यूम करता है कि SQC 1 फर्म एडहेयर करता है SQC 1 के साथ ऑलरेडी। तो डिफरेंसेस क्या है, SQC 1 SA 220 ये फर्म स्पेसिफिक है, फर्म लेवल पर है। ये एंगेजमेंट स्पेसिफिक है, इस पर CEO या मैनेजिंग पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अप्लाई करता है होर्स के ऊपर। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट्स, और ये करता है स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। ये डील करता है विथ सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये डील करता है विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब SQC के साथ कंप्लाई करे बोल के। फिर हम लोग पढ़े अच्छा ये इसमें जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाते हैं इसको डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करना रहता है अपने पर्सनल को, ताकि उन लोग फीडबैक दें। फिर आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटीज़ विद इन फर्म, तो इसमें फर्म एस्टेब्लिश करता है पॉलिसी प्रोसीजर जो इंश्योर करता है कि एक इंटरनल कल्चर बने जिससे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी हाईलाइट हो। तो इस पर एक करता है, पहला तो फर्म के CEO के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एग्जाम्पल सेट करे अपने काम से हाई क्वालिटी वर्क का, और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ाए किसी ऐसे पर्सन को जिसके पास सफिशिएंट एबिलिटी, अथॉरिटी और एक्सपीरियंस हो। और दूसरा 3 चीज़ फर्म खुद से करता है, एक तो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म का CEO मैनेजिंग पार्टनर दिलवाता है, और ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाता है कि कॉमर्शियल कंसिडरेशन एक्सीड ना कर जाए क्वालिटी को। दूसरा कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इंसेंटिव्स, ये सब क्वालिटी को देखते हुए बेस्ड हो और डेडिकेट करे सफिशिएंट रिसोर्सेज, ताकि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर बने। और यहीं पे SA 220 क्या बोलता है, एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहला तो PSRLR और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स इशू करे। दूसरा अपने टीम को बता दे, क्लियर कम्युनिकेशन कर ले कि क्वालिटी इंडिस्पेंसेबल है भाई, फर्म के SQC के साथ एडहेयर करना है।
और तुम लोग कंसर्न्स रेज करो विदाउट फियर ऑफ रेप्रिजल। फिर एथिकल कंसिडरेशन, इसमें पढ़े कि आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि है पॉप्सी, और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या था, फर्म और पर्सोनल को मेंटेन करना है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है। दूसरा मैकेनिज़्म में क्या क्या था, पहला तो कि कम्युनिकेट करेगा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, ऐसा मैकेनिज़्म हो। फिर थ्रेड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए वो थ्रेड्स आइडेंटिफाई होता हो, और प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग होता हो, तुरंत पता चले कोई थ्रेड्स और ब्रीचेस का। फिर उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लें। और क्या था, एनुअल कंप्लायंस कंफर्मेशन लेना है सारे पर्सनल से। फैमिलियरिटी थ्रेट अगर आता है तो उसको मिटिगेट करना है। और लिस्टेड एंटिटीज़ के केस पर रोटेशन हर साल साथ में, और पीयर रिव्यू सोल प्रैक्टिशनर के केस पे होगा। और यहीं पे ऐसे 220 क्या क्या बोला था कि एंगेजमेंट पार्टनर थ्रेट्स आइडेंटिफाई करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा अप्रोप्रिएट पर्सन को अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए, रेलेवेंट पर्सन को अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए, और थ्रेट्स एलिमिनेट करेगा या फिर विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद क्लाइंट में देखे थे कि हम लोग के पास सफिशिएंट इन्फो होना चाहिए ताकि हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। सफिशिएंट इन्फो अगेन 3 चीज़ के बारे में, पहला क्लाइंट के इंटेग्रिटी और क्लाइंट प्रमोटर्स के एमपी के इंटेग्रिटी के बारे में। फिर कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और फर्म के कॉम्पिटेंस के बारे में, कॉम्पिटेंस कि वो एंगेजमेंट परफॉर्म कर लेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स अभी पढ़ ले। कॉम्पिटेंस में क्या था, किस रेलेवेंट इंडस्ट्री का या फिर सब्जेक्ट मैटर का हमारे पास नॉलेज है। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसका जो नॉलेज है मतलब उसके लिए एक्सपीरियंस है हमारे पास। फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी है सफिशिएंट पर्सनल का विथ कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, या फिर एक्सपर्ट्स का, या तो फिर क्वालिफाइड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स का, कि उन लोग EQCR कर पाए और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे विद इन डेडलाइन। और क्लाइंट इंटीग्रिटी में क्या क्या था, पहला कि आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन कैसा है ओनर्स का, आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन। और क्या था, बिजनेस प्रैक्टिसेस और नेचर ऑफ ऑपरेशंस कैसा है, काम करने का तरीका क्या है। फिर देखे थे कि उन लोग का एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स AS और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिर एग्रेसिव है क्या बहुत, लो फीस मेंटेनेंस के लिए। फिर देखे थे कि कोई अड़ंगा लगा रहे हैं क्या, लिमिटेशंस इन स्कोप ऑफ वर्क। और मनी लॉन्ड्रिंग में हाथ हो सकता है कि उन लोग का मनी लॉन्ड्रिंग या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। और रीज़न क्या है कि प्रीवियस फर्म अपॉइंट नहीं हुआ और हमारा फर्म क्यों अपॉइंट हुआ। अब अगर कोई न्यू इन्फो आता है जो हम लोग डिक्लाइन कर देते हैं तो देखेंगे कि हमारा प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है हमारा। फिर देखेंगे कि रिपोर्ट करने का ज़रूरत है क्या किसी को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को। फिर देखेंगे कि विड्रॉ कर ले क्या। अब विड्रॉ का सोच रहे हैं तो अगेन देखेंगे कि हमारा प्रोफेशनल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। विड्रॉ करने को लेकर हम लोग फिर डिस्कस भी करेंगे मैनेजमेंट के साथ, ऐसे ही नहीं भाग जाएंगे। और डॉक्यूमेंट करेंगे सिग्निफिकेंट इश्यूज़ और कंक्लूज़न और उसका बेसिस, ये हो गया। फिर ह्यूमन रिसोर्सेस, इसमें क्या क्या था, देखेंगे कि फर्म के पास सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं विथ कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स। फिर देखेंगे कि उन लोग का कॉम्पेंसेशन अगर होता है तो कॉम्पेंसेशन या फिर परफॉर्मेंस इवेलुएशन, ये सब फर्म का डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल को टारगेट करते हुए हो। और परफॉर्मेंस इवेलुएशन जो होगा वो अगेन जो हम लोग पहले लीडरशिप क्वालिटी में भी पढ़े थे, कमिटमेंट टू क्वालिटी को देखते हुए होगा। फिर
एंगेजमेंट पार्टनर को असाइन कर देंगे हर एंगेजमेंट के लिए, उसका रोल कम्युनिकेट कर देंगे क्लाइंट पर्सोनल को, उसके पास अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस तो होगा, कैपेबिलिटी भी होगा, सीए है तो। फिर ऑथोरिटी देना सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लस टाइम होना चाहिए अपना रोल को फुलफ़िल करने के लिए, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और एंगेजमेंट टीम अगेन वही सफिशेंट अप्रोप्रिएट वो होना चाहिए, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी यानी कि स्किल। ऐसे 220 भी कुछ अलग नहीं बोलता है, वो भी यही बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि एंगेजमेंट टीम के पास सफिशेंट कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस होगा। फिर हम लोग पढ़े एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा चीज़ था ये। इसमें था सबसे पहले कंसिस्टेंसी कैसे आएगा, ब्रीफिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और क्या था एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करके। फिर था ट्रेनिंग सुपरविज़न के साथ, और क्या था अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होगा तो, और परफॉर्मेंस रिव्यू करके। कंसल्टेशन भी करेंगे एक्सपर्ट के साथ ऑन डिफ़िकल्ट और कंटेंचुअस मैटर्स। फिर हम लोग पढ़े डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या था, ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है कि टाइमली असेंबली हो आफ्टर द ऑडिट एंगेजमेंट, टाइमली असेंबली हो, और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, सेफ कस्टडी और रिट्रीवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये सब मेंटेन्ड हो। ये 60 डेज़ ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसको रिटेन भी करना है मॉनिटरिंग पीरियड के लिए, या फिर अगर लॉ कुछ बताता है तो। फर्म का प्रॉपर्टी है लेकिन पोर्शन शेयर कर सकता है अगर वो अंडरमाइन ना करे वैलिडिटी ऑफ वर्क और इंडिपेंडेंस को। फिर पढ़े EQCR में क्या था, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो होता है उसको रिव्यू करते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिव्यू किस पर बेस्ड होता है, रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी पर। और लिस्टेड एंटिटीज के केस में तो मैंडेटरी, बाकी के लिए डिवाइस करना है क्राइटेरिया। और क्या था डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अगर होता है तो पहले उसको रिजॉल्व करना है यूजिंग एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, उसके बाद आगे बढ़ना है। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है कि EQCR परफॉर्म हुआ है और रिव्यू कंप्लीट हो गया था बिफोर इशूइंग द रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, और रिव्यूअर को ऐसा कोई जानकारी नहीं था, नॉट अवेयर ऑफ ऐसा कोई अनरिजॉल्व मैटर जिस पे कि सिग्निफिकेंट जजमेंट या फिर कंक्लूज़न इनअप्रोप्रिएट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट EQCR का कंसिडरेशन, इसमें था CSG का रिपोर्ट और वर्किंग पेपर। दो बात था CS में, पहला कम्युनिकेटेड मैटर्स टू TCWG और मैनेजमेंट, क्या क्या बात बताए उन लोग को वो रिव्यू होगा। कंसल्टेशन ऑन मैटर्स जिस पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था, सिग्निफिकेंट रिस्क जो मैटर पे था और उसको रेस्पॉन्स कैसे किए थे। फिर सिग्निफिकेंस और डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड और अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद था जजमेंट्स जो हम लोग लिए विद रिगार्ड्स टू मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क। फिर इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन बाय एंगेजमेंट टीम कैसे हुआ था। फिर रिपोर्ट्स, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू हुआ है कि नहीं, और उसके बाद वर्किंग पेपर एडिक्वेट है कि नहीं। EQCR में और एक तो चीज़ था रिव्यूअर का देखे थे कि उसका कौन कौन हो सकता है। पहला बात पार्टनर हो सकता है, अनदर फर्म मेंबर हो सकता है, क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, या फिर टीम उन लोग का हो सकता है, क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन या टीम ऑफ सच पर्सन्स। फिर ऑब्जेक्टिविटी उसका मेंटेन रहना चाहिए, वो पार्ट नहीं लेगा एंगेजमेंट्स में, लेकिन और फर्म का पॉलिसी ऐसा रहेगा कि अगर उसका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसको रिप्लेस करेंगे।
लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर उससे सलाह मशवरा कर सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑब्जेक्टिविटी। और यहाँ पे ऐसे 220 क्या बोल रहा था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कि एंगेजमेंट पार्टनर को डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करना है ऑडिट एंगेजमेंट को। एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंसल्टेशन हो ऑन डिफ़िकल्ट और कंटेंचुअस मैटर्स पर। उसके बाद रिव्यू करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इशूइंग रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट से पहले। फिर साई वेरीफाई करेगा कि वो सपोर्ट करता है कि नहीं कंक्लूज़न, और देखेगा कि ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और डॉक्यूमेंट क्या क्या करेगा कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुआ है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हुआ है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस जो हुआ था उसका कंक्लूज़न कैसे निकले, क्या निकला, और कंसल्टेशन जो हुआ था उसका नेचर, स्कोप और कंक्लूज़न क्या था। फिर मॉनिटरिंग में था कि पॉलिसी प्रोसीजर रोका हो, रेलेवेंट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंप्लाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ढंग से काम कर रहा होगा, कंप्लाई हो रहा है, रेलेवेंट है और एडिक्वेट है। इस पे ऑनगोइंग कंसिडरेशन होता है, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन प्लस पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्टेड सैंपल ऑफ कंप्लीटेड असाइनमेंट्स। जो ऑडिट एंगेजमेंट्स खत्म हो गया उसमें से एक सिलेक्टेड सैंपल उठाएंगे, उन लोग का पीरियडिक इंस्पेक्शन करना है। इसमें फैक्टर्स क्या क्या रहता है कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का ठीक है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। फिर इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं हम लोग, इनकॉर्पोरेट करते हैं कि नहीं, न्यू डेवलपमेंट्स जो आता है उसको पॉलिसी में कैसे लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट इन मतलब स्टैंडर्ड्स पे कुछ भी। फिर मॉनिटरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा, किसी एंगेजमेंट पार्टनर को पकड़ा देते हैं, मतलब फर्म के किसी पार्टनर को पकड़ा देंगे। फिर एड्रेस करेंगे कंप्लेंट्स। फिर रेमेडियल एक्शन, सुधार का एक्शन लेंगे अगर कोई पर्सनल किया है तो, और पर्सनल नहीं किया है, कोई डेफिशिएंसी है मान लो या फिर नॉन कंप्लायंस है तो उस पर फिर एक्शंस लेंगे। पर्सनल का है तो उसको सुधारा जा सकता है तो रेमेडियल एक्शंस होता है। और यहीं पे ऐसे 220 क्या बोलता है, एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि पॉलिसी प्रोसीजर जो ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड है वो रोका है कि नहीं। और लेटेस्ट मॉनिटरिंग रिजल्ट जो SQC 1 में आया था उसको कंसीडर करेगा और देखेगा कि डेफिशिएंसीज इम्पैक्ट करता है क्या एंगेजमेंट को। मतलब मॉनिटरिंग रिजल्ट को इवेलुएट करके देखेगा कि डेफिशिएंसीज इम्पैक्ट करता है क्या ऑडिट एंगेजमेंट को। ये था SQC 1 और ऐसे 220। और इसमें एक टॉपिक बचा है रिव्यू मैकेनिज्म। 3 बॉडी मिलकर करता है, पीयर रिव्यू बोर्ड। ये क्या करता है, देखता है कंप्लाई हो रहा है कि नहीं टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ। इसके लिए क्या करता है, सिस्टम और प्रोसीजर को रिव्यू करता है देखने के लिए कि क्वालिटी इंश्योर हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी इंश्योर इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं। और एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स को चेक करता है फॉर द रिव्यू पीरियड। अगर सब ठीक आता है तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक नहीं आता है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट के साथ रीजंस देता है और ड्यू डेट देता है फॉर फॉलो ऑन रिव्यू। ये सारे एंगेजमेंट्स पर वैलिड है जो भी CS लेते हैं, जो ICI के मेंबर्स लेते हैं। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ये क्या करता है, रिव्यू और गाइड करता है ताकि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसका, और एडहेयर करते हैं कि नहीं रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ, देखता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ। फिर रिकमेंडेशन देता है काउंसिल को सर्विस क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को लेकर। स्टैट्यूटरी ऑडिट इसमें जो होता है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच पर होता है, और टेक्निकल रिव्यूअर जो इसके होते हैं वो एम्पैनल्ड बाय QRB जो रहते हैं उन लोग रिव्यू करते हैं। ये अगेन वो सर्विसेज
मतलब सारे सर्विसेज पर है एक्सेप्ट रूल 3 ऑफ नफरा रूल्स 2018। और बचा नफरा। नफरा क्यूआरबी को सुपरसीड करते हुए मॉनिटर करता है और एनफोर्स करता है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओवरसी करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर लिस्टेड एंटिटीज़। क्वालिटी तो ये भी देखता है, नहीं, नफरा वो देखता है जो क्यूआरबी नहीं देखता है, क्यूआरबी के स्कोप से बाहर जो है, बड़ा काम करता है ये। और इन्वेस्टिगेट करता है ऑडिटर्स ऑफ सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज, अगेन बड़े बड़े क्लास ऑफ कंपनीज़ के लिए। तो इसका स्कोप क्या है? लिस्टेड एंटिटीज़, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, और रूल 3 में जो छोड़ दिया, रूल 3 में क्या था? वो कंपनीज जिस पर इंडिपेंडेंस कंसर्न आ जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी दे रहा है, इंटरनल ऑडिट भी कर रहा है सेम एंटिटी का, तो उसको क्यूआरबी नहीं देख के नफरा देखता है। एमसीक्यू देख लेते हैं। सीए मृत्युंजय स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू टूरिज्म सेक्टर। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सोल प्रोप्राइटरी कैपेसिटी, मतलब पीयर रिव्यू होगा ही होगा। Audit of above said listed company was conducted by its proprietary firm and report was issued for the year 21-22. तो ऑडिट रिपोर्ट नफरा उठा लिया टू ओवरसी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, और उसे नेसेसरी इन्फो मांगा फ्रॉम द ऑडिटर। उसको ज़रूरत था कि वो प्रोड्यूस करे ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू शो कि ऑडिट कैरी हुआ था इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऑडिट प्लान का डिटेल्स और डिटेल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट जो कि वो कैरी किया था टू आइडेंटिफाई एंड असेस रॉमम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी मंगाया गया। इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू शो हाउ रेस्पॉन्स टू assessed risk were designed and implemented and communicated with TCWG। उसको बोला गया कि भाई वर्किंग पेपर दिखा, ऑडिट प्लान दिखा, ये बता कि रिस्क असेसमेंट कैसे किया और उसका रिस्पॉन्स कैसे हुआ। ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो उसको सेंड बाय हिम थ्रू ईमेल इंक्लूडेड प्रोसीजर्स ऑन हाउ सम बैलेंसेस वर वेरीफाइड। और वर्किंग पेपर्स में प्रोसीजर्स था कि कैसे वो परफॉर्म किया वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। तो वर्किंग पेपर सेंड बाय हिम टू द अथॉरिटी, इसमें ये नहीं था डिटेल्स ऑफ ऑडिट प्लान, मैनर ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रॉमम। तो इस पे भाई का कहना था, जब उससे पूछा गया रिस्पॉन्ड कर इस पे, तो वो रीज़न देता है कि ऑडिट प्रॉपरली प्लान था और रिक्वायर्ड प्रोसीजर कैरी किया हुआ था ऑन टेस्ट चेक बेसिस। इट हैज़ बीन फर्दर क्लैरिफाइड बाय हिम टू द अथॉरिटी कि ऑडिट कैरी हुआ था इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, और उसके लिए फिजिबल नहीं था क्योंकि वो एक स्मॉल साइज फर्म है, एक तो डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाना। और ये बोला कि वो रॉमम भी असेस किया था जो कि लो आया, क्योंकि वो कंपनी को अच्छे से समझता है। वो फर्दर रीज़न ये देता है कि रिस्क असेस करना तो एक तो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है ना, तो रिप्रेजेंटेशन फिर हैज़ ऑल्सो बीन मेड बाय हिम। वैसा भी लिखता है, वैसा बताता है कि कम्युनिकेशन एज नेसेसरी वर मेड ओरली विद TCWG को ओरली समझा दिया भाई को जो समझाना था। इट वॉज ऑल्सो पॉइंटेड आउट टू हिम कि EQCR वॉज नॉट कैरिड आउट। वो बोला कि कोई कंटेंचुअस मैटर तो उठा ही नहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, और इसलिए EQCR का क्या ज़रूरत है। इस बात पे भी अटेंशन आया कि FS ऑफ अ कंपनी वर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ इंड AS, लेकिन कुछ जगह पे इन नोट्स टू अकाउंट्स रेफरेंस दे दिए AS का, इंड AS पे बनना था, AS का रेफरेंस दे दिए जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है कंपनी के ऊपर। इस एरर्स के लिए वो बोलता है कि वो डेटा फीडिंग एंट्री एरर हो गया था जूनियर स्टाफ से, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करना है। तो ऑडिटर का कहना था कि ऑडिट प्रॉपरली प्लान्ड था। वो फर्दर स्टेट किया कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था क्योंकि वो स्मॉल साइज फर्म है, तो ऑडिट प्लान बनाना। तो इसमें क्या व्यूज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑडिट वॉज इन फैक्ट प्लान्ड एज एविडेंस्ड बाय ऑडिटर सबमिशंस। तो उसका तो सबमिशन में था ही नहीं, वो तो नहीं दिया ना कोई सबमिशन, तो ये तो फैक्चुअली गलत है, इसमें कोई नॉलेज ही नहीं चाहिए, दिया ही नहीं वो। ऑल्दो ऑडिटर हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान, इट डज नॉट अफेक्ट कंप्लायंस ऑफ एसेट 220। एसेट 220 बोलता है
कि PSRLR के साथ कंप्लाई करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना है, और स्टैंडर्ड है SA 300 प्लानिंग को लेकर, और उसमें बोला है कि ऑडिट प्लान रखना है, तो उसके साथ कंप्लाई नहीं किया, मतलब SA 220 के साथ कंप्लाई नहीं किया। सिंस ऑडिटर हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब नॉन कंप्लायंस SA 220 के साथ, बिल्कुल सही है। ऑडिट वॉज इन फैक्ट प्लान्ड एज एविडेंस्ड बाय ऑडिटर सबमिशंस, कहाँ सबमिट किया, बिल्कुल प्लान्ड ही नहीं था। हाउएवर ये तो और बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि एग्जाम्शन है स्मॉल CA फर्म्स को, कि वो इतना कम्बरसम डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे, काम चोरी अलाउड है बोल रहा है, गलत है पूरा। ऑडिटर हैज़ रिजन दैट रोमम हैज़ बीन असेस्ड टू बी लो, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और वो एक मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। ऐसे तो कुछ भी मत करो ना, डॉक्यूमेंटेशन इसलिए तो सब चीज़ का ज़रूरत है। वो बोलेगा कि प्रोफेशनल जजमेंट है तो मैं बस पता कर लिया हूँ। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो इन दिस रिगार्ड। असेसिंग रोमम इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम हिम कि कैसे जजमेंट पे आया था। तो सारा जजमेंट तो अपने मनमर्जी से, जैसा उसको क्लाइंट बोलेगा वैसे कर लेगा, तो ये गलत है। ऑल्दो ऑडिटर को सबमिट नहीं किया रिकॉर्ड ऑफ हाउ रोमम वाज असेस्ड, इट डज नॉट अफेक्ट कंप्लायंस ऑफ SA 220। जब वो रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया, अगेन डॉक्यूमेंटेशन के साथ फेल हुआ है वो, तो SA 315, तो अगेन SA 220 का कंप्लायंस नहीं हुआ। सिंस ऑडिटर हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ हाउ रोमम वाज अराइव्ड एट, इट गोज ऑन टू शो नॉन कंप्लायंस विथ SA 220, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये मनमर्जी काम किया है, मतलब SA 220 को कंप्लाई नहीं किया, तो ये सही है। सच अ क्वेरी इटसेल्फ इज आउटसाइड द मैंडेट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी पूछ ही नहीं सकता है बोल रहा है गलत है ये। कंसिडरिंग ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, नफरा है भाई ये, सब पूछ सकता है। कंसिडरिंग ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग EQCR, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी है इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट, लिस्टेड एंटिटी था तो ये बात तो सही है। इट वॉज नॉट प्रॉपर फॉर ऑडिटर टू बाईपास सच रिव्यू, सही बात है, करना चाहिए था। ही हैज़ वायलेटेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ SA 220, सही बात है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था उसको वायलेट कर दिया, तो सही है। EQCR ऑप्शनल है, पहले यहीं पे गलत हो गया इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट, तो फॉलोइंग 220 का बात अराइज ही नहीं होता है, सही बात है, 220 का बात ही अराइज नहीं होता है, ऑप्शनल ही नहीं है, पहला बात गलत हो गया यहीं पे। नो कंटेंचुअस मैटर अरोज, तो क्वेश्चन ऑफ नॉट फॉलोइंग SA 220 डज नॉट अराइज, अरे कंटेंचुअस मैटर का बात ही नहीं है, वो कंपलसरी है, लिस्टेड एंटिटी के लिए तो कंपलसरी है। EQCR इज डिपेंडेंट अपॉन बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश्ड अंडर SQC 1, कोई बेंचमार्क नहीं है। इफ़ दोज बेंचमार्क्स आर सेटिस्फाइड सच अ रिव्यू इज नेसेसरी, बिल्कुल गलत, मैंडेटरी है, ख़त्म बात। कंसिडरिंग ऑडिटर्स रिप्लाई रिगार्डिंग एरर्स इन डेटा फीडिंग एंट्री बाय जूनियर स्टाफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रॉपर। सच आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लरिकल एरर जो कि उसको एनकाउंटर किया ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन कंप्लेंस विद SA 220, अरे गलती है तो सुधारेगा ना, कैसे उसको करने दे दिया। सच आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लरिकल एरर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, देयर इज नो इफेक्ट, ऑडिटर का ओपिनियन कुछ उस पर इफेक्टेड नहीं हुआ बोल रहा है, चलेगा वो गलती। एंड कॉन्सिक्वेंसली क्वेश्चन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद SA 220 डज नॉट अराइज, क्लरिकल एरर है तो क्या सुधारेगा ना। सच आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियस लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर, जो बताता है नॉन कंप्लायंस विद SA 220, ये सही है। सच आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियस लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर, सही है। हाउएवर दिस आर नॉट रिलेटेड टू कंप्लायंस विद SA 220, अरे गलत, इशुएंस ऑफ अप्रोप्रिएट रिपोर्ट है कि नहीं SA 220 का पार्ट, अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू नहीं हुआ है, वो उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, गलत, सही बोल दिया है, क्लरिकल एरर बोल के थोड़ी छोड़ सकता है, गलत है ये। ऑन योर ओवरऑल रीडिंग ऑफ द केस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी ट्रू। फर्म का SQC, फर्म का इफेक्टिव है SQC डिस्क्राइब्ड इन SQC 1। ऑडिट एंगेजमेंट हैज़ ऑल्सो बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद SA 220, हाँ बहुत परफेक्ट है, सब गलत सलत किया है। द फर्म डज नॉट हैव इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट एंगेजमेंट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद SA 220, सही बात है, दोनों को बर्बाद किया है। SQC 1 इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, SQC 1 तो सब पर एप्लीकेबल है। ऑडिट एंगेजमेंट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद SA 220, दोनों के साथ ही कंप्लाई नहीं किया ये,
SQC1 एप्लीकेबल क्यों नहीं है? सब पर एप्लीकेबल है SQC1 तो। SQC1 नॉट एप्लीकेबल लिखते ही गलत हो गया, सब पर एप्लीकेबल है। ऑडिट एंगेजमेंट हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 220। और ये होशियार ऐसे 220 को तो ख़राब किया ही है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। ABC एंड एसोसिएट्स एक फर्म है जिसका पॉलिसी है कि उन लोग एक्सेप्ट करते हैं क्लाइंट जब रिस्क इवैल्यूएशन हो जाता है कंपनी और उसके प्रमोटर के रिगार्डिंग। XYZ लिमिटेड अप्रोच किया ABC एसोसिएट्स को। प्रमोटर ऑफ XYZ लिमिटेड क्लोज एसोसिएट और फैमिली फ्रेंड है मिस्टर ए का, और मिस्टर ए कौन है? मैनेजिंग पार्टनर ऑफ ABC एंड एसोसिएट्स। मतलब प्रमोटर और फर्म का मैनेजिंग पार्टनर का दोस्ती है। यहीं पे इंडिपेंडेंस कंसर्न रेज हो जाता है। ठीक है। XYZ लिमिटेड वॉज इन द न्यूज़ प्रीवियस ईयर में कुछ इंक्वायरीज के कारण फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन रिलेशन टू सर्टन मैटर्स। एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो है XYZ लिमिटेड का वो रिज़ाइन कर दिया, अगेन डाउटफुल थिंग, एंड अ कैजुअल वैकेंसी हैज़ बिन क्रिएटेड। XYZ लिमिटेड रेडी है 25% ज़्यादा पे करने के लिए देन एग्जिस्टिंग फीस। क्यों इतना पे कर रहा है? एंड हैज़ अप्रोच्ड ABC एंड एसोसिएट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। मिस्टर ए स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा है टू द फर्म टू एक्सेप्ट द ऑडिट। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द टोन एट द टॉप, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग, कैसे काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म ABC एंड एसोसिएट्स। व्हाट आर द कंसिडरेशंस वन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड द फर्म। तो इसमें फिशी चीज़ कौन कौन सा है? पहला बात, क्लोज एसोसिएट और फैमिली फ्रेंड है, तो इंडिपेंडेंस कंसर्न रेज हो जाता है। तो नॉलेज ऑफ द फर्म में लाना चाहिए था ना। बोथ SQC1 और ऐसे 220 दोनों बोलता है, ऐसे 220 बोलता है कि थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है, इंडिपेंडेंस थ्रेड्स को, और उसको फर्म में बताना है, रेलेवेंट पर्सन्स को बताना है फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। यहाँ पे थ्रेड्स आइडेंटिफाई करना और रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू रेलेवेंट पर्सन्स फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। और SQC1 बोलता है कि एक मैकेनिज़्म बनाना है ताकि इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई हो थ्रेड्स और प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग हो थ्रेड्स और ब्रीचेस का। और इसमें फेमिलिटी थ्रेड भी आ जाएगा क्योंकि दोनों क्लोज फ्रेंड है, तो उसके लिए सेफगार्ड्स लगाना होता। तो इंडिपेंडेंस के लिए इसको पहले बात तो फर्म को बताना चाहिए था, नॉलेज में लाना चाहिए था, बताया नहीं। फिर कुछ इंक्वायरीज चल रहा है फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ये इंक्वायरीज इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन रेज करता है। फिर एग्जिस्टिंग ऑडिटर भी रिज़ाइन कर दिया। हम लोग इंटीग्रिटी चेक करते टाइम देखते हैं ना कि प्रीवियस ऑडिटर क्यों रिज़ाइन किया है, मतलब रिअपॉइंट क्यों नहीं हुआ है, वो भी इंटीग्रिटी का पार्ट है। ये दोनों चीज़ क्वेश्चन उठाता है इसके इंटीग्रिटी पर। उसके बाद 25% ज़्यादा पे कर रहा है, किस लिए पे कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है उसके लिए। तो कॉमर्शियल कंसिडरेशन, मतलब अभी इसका ऑडिटर भी रिज़ाइन किया है ना, और उसके बाद 25% ज़्यादा पे कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल कंसिडरेशन को ओवरराइडिंग फैक्टर बन रहा है। यहाँ पे देखो, कॉमर्शियल कंसिडरेशन सुपरसीड नहीं करना चाहिए क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे अगर नॉर्मल केस होता तो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये पैसे से उसका क्वालिटी ख़रीदना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द टोन एट द टॉप? पुअरली, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द फर्म। और व्हाट आर द कंसिडरेशंस वन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड द फर्म। तो खुद से थ्योरी लिखना है इसमें, कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट हुआ। यहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स टच किया, यहाँ पे क्लाइंट एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे लीडरशिप। तो ये तीनों को टच करते हुए लीडरशिप, एथिकल और क्लाइंट एक्सेप्टेंस को रेलेवेंट पॉइंट्स लिख देंगे। फिर MNP और कंपनी एक फर्म ऑफ ऑडिटर है जो अपॉइंटेड बाय अ बैंक है टू कंडक्ट स्टॉक ऑडिट ऑफ अ बोरोअर। वो डिप्यूट करता है वन ऑफ इट्स पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉइज सुधांशु टू कंडक्ट द अबव स्टॉक ऑडिट। सुधांशु भैया लेवरेज करते हैं ये अपॉर्चुनिटी को, और क्लाइंट को बोलते हैं कि हम लोग अकाउंट्स ऑडिट कर देते हैं तुम्हारे फर्म का। फिर एश्योर करते हैं कि हम लोग तुमको एक क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे विदाउट एडवर्स कमेंट्स एज अ क्विड प्रो क्यो, एज अ कंसिडरेशन। तो हम लोग को ऑडिट करने देते अपना अकाउंट्स, हम लोग तेरे को क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। तो क्या सुधांशु का अप्रोच प्रॉपर है? बिल्कुल प्रॉपर है, एक नंबर काम किया नहीं। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम तो बर्बाद है, पुअरली। प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर प्रॉपरली। कैसा काम करके आया ये? और सुधांशु का अप्रोच प्रॉपर है क्या?
भाई कोड ऑफ एथिक्स का ब्लेटेंट वायलेशन क्या है, इसमें तो इतना गड़बड़ी है, एथिक्स का कुछ भी लिख सकते हैं, पूरा एथिक्स वाला पैरा लिख देंगे, पूरा ही बर्बाद करके आया ये। CAM इज इंट्रोड्यूस टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एज अ सोशल फंक्शन। ये सारा आंसर्स ICAI का ही है, ठीक है, उसको समराइज़ किया हुआ है, उसका पैरा पढ़ सकते हो, समरी यही है। CAM इंट्रोड्यूस हुआ है टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एट अ सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन पे एक पोटेंशियल क्लाइंट से मिला है, वो एश्योर करता है कि वो आएगा CAM के ऑफिस बहुत जल्द किसी काम के सिलसिले में। तो ड्यूरिंग डिस्कशंस ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी नेक्स्ट वीक, ऐसा इन ट्रांसपायर्स कि एक सर्च हुआ था बाय द ED एट हिज प्रोमिसेस 1 महीने पहले, जिसमें ह्यूज सम ऑफ मनी रिकवरी हुआ था, शाबाश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सर्च किया था उसका प्रीमाइसेस इन रिलेशन टू बोगस कैपिटल गेन्स ऑन पेनी स्टॉक्स, सारा 2 नंबरी काम करता है। लिमिटिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिज प्रेजेंट ऑडिटर, प्रेजेंट ऑडिटर पर वो डाल रहा है, ब्लेम डाल रहा है कि वो ढंग से काम नहीं करता है। तो वो बोलता है CAM को कि ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले अपॉइंटमेंट का एज अ टैक्स ऑडिटर ऑफ हिज 5 फैमिली ओन्ड फर्म्स, और मैं तेरे को हैंडसम फीस दूंगा। हैंडसम फीस क्यों दूंगा, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो हैंडसम फीस कहाँ देगा। तो कौन सा फैक्टर्स है जो इवेलुएट करना है बाय CAM इफ़ यू वांट्स टू टेक अप द एंगेजमेंट। सारा बात बता रहा है, 2 नंबरी काम करता है। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस में इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट चेक करना है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप है क्या, इस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए क्योंकि ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। बाकी इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट का पैरा लिखना है। GVN एंड एसोसिएट्स आर ऑडिटर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी जो इन्वॉल्व है फिनटेक सेक्टर में। तो एंगेजमेंट टीम स्टक हो गया किसी इशू पर रिलेटिंग टू इंड AS, तो एक क्वेरी फ्रेम करते हैं और उसको ICAI को भेज देते हैं फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द मैटर। फिर वो इशू रिजॉल्व हो जाता है क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है ICAI से। तो क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन ICAI दिया था, तो एंगेजमेंट टीम बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोल रहे तुम लोग एग्री करते हो क्या, लिस्टेड एंटिटी बोला है ना, तो दिमाग बंद हो जाना है। लिस्टेड एंटिटी में मैंडेटरी है मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी, बात ख़त्म। और बाकी ये इंटरप्रिटेशन को लेकर ICAI से पूछा, ठीक है अच्छा बात है, वो सेपरेट मैटर है, उससे कोई लेना देना नहीं है रिव्यूअर का, वो बाकी सिग्निफिकेंट जजमेंट चेक करेगा। RST और कंपनी एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो ऑडिटर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी है, जो कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी मशीनरी कंपोनेंट्स। तो ऑडिट रिपोर्ट फॉर देयर 21-22 एक तो रिपोर्ट इंक्लूड करता है ऑन मैटर्स लिस्टेड इन कारो 2020। तो वाइल रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 7A जो डील करता है रिलेटिंग टू रेगुलरिटी ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज बाय द कंपनी, तो उसमें ऑडिटर कमेंट किया है कि कंपनी इज जनरली रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। जनरली रेगुलर, ऐसे कहीं पे देखियो, ये क्या व्हाट्सएप चैट है क्या। इज़ द अबव रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव एंड इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेट 20। बिल्कुल क्वालिटेटिव नहीं है, इसमें मैं पढ़ा दे रहा हूँ। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट पर मतलब होता है कि वो क्लियर हो, कंसाइज हो और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे जिससे यूज़र अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले और डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसा वेग और सब्जेक्टिव टर्म्स नहीं लिखना है, और बल्कि फोकस करना है क्वांटिफाइबल और वेरीफाइबल डिटेल्स पर, कि 12 महीना में से 8 महीना टाइम पर दिया, 4 महीना टाइम पर नहीं दिया है। उसके बाद वो यूज़र खुद समझ जाएगा कि कोई गलती था कि क्या हो गया, वो मतलब कंपनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, वो यूज़र अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। जनरली रेगुलर बहुत ही सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव टर्म है जो प्रिसीजन लैक करता है। यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट सच एज इन्वेस्टर रेगुलेटर क्लियरली समझ नहीं पाएंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। देखो 8 महीना में जैसे मान लो कि 11 महीना टाइम पे दिया और 1 महीना टाइम पे नहीं दिया, तो अच्छा बात है या बुरा बात है वो तो क्लाइंट को सोचना पड़ेगा ना। अगर जनरली रेगुलर लिख दिया तो एक तो पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रहा है कि हाँ जनरली टाइम पे कर देता है, तो ऐसे रिपोर्टिंग नहीं होता है, तो ये नॉट क्वालिटेटिव है। PQR एंड एसोसिएट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो एक इशू अराइज होता है रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट करना चाहता है EQCR को, रिव्यूअर को, इस मैटर पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस इटसेल्फ। तो क्या वो कंसल्ट कर सकता है रिव्यूअर के साथ डिस्कस। तो रिव्यूअर का पैरा में एक पार्ट था, देखो रिव्यूअर तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो अवॉइड करेगा पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट,
लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर चाहे तो कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट विद द रिव्यूअर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑब्जेक्टिविटी। तो बिल्कुल कंसल्ट कर सकता है। बीटा प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच किया फर्म ऑफ सीएस टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस एंड एक कंपाइलेशन रिपोर्ट इशू करने के लिए। तो क्या सीए फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू क्वालिटी कंट्रोल फॉर अबव सेड एंगेजमेंट? डिस्कस विथ रीजंस। कंपाइलेशन रिपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज का पार्ट है और एसक्यूसी सब पर एप्लीकेबल है, तो बिल्कुल उसको कंप्लाई करना है एसक्यूसी के साथ। एसक्यूसी अप्लाइज टू ऑल। रामानुजन एक सीए फाइनल स्टूडेंट है, उसको फील होता है कि एंगेजमेंट फाइल इन ऑडिट एंगेजमेंट शुड बी रेडी प्रायर टू इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले एंगेजमेंट फाइल रेडी होना चाहिए। रामानुजन का व्यू ऑर्डर पे है क्या, सही है क्या? नो। नॉट एक्सीडिंग 60 डेज के अंदर करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। दिखा दे रहा हूँ। शुड बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर करना है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के बाद होगा। BNE और कंपनी आर इन मिडस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट एक इशू अराइज होता है रिलेटिंग टू रेवेन्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर इन टर्म्स ऑफ इंड AS 115। एंगेजमेंट पार्टनर एक स्टैंड लेते हैं, लेकिन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रेकमेंड करता है कुछ और आफ्टर रिव्यू। तो एंगेजमेंट पार्टनर विलिंग नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए रिकमेंडेशन ऑफ रिव्यूअर। तो स्टेलमेट कैसे ख़त्म होगा? स्टेलमेट मतलब ये जो दुविधा फंस गया है ये कैसे ख़त्म होगा? तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है ये। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कैसे रिजॉल्व होता है, दिखाऊं क्या? रिजॉल्व करना है बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट एज पर एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। तो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर फॉलो करना है और कंसल्ट करना है किसी फॉलो करना है एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर और कंसल्ट करना है किसी प्रैक्टिशनर को, फर्म को या फिर प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी को कंसल्ट कर सकता है, हेल्प ले सकता है उन लोग का ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तो इशू होगा ओनली आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द मैटर। फिर ये पूरा एकदम बकवास क्वेश्चन है, पूरा प्लेन। MBA एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म है CAS का, जो 7 years बैक एस्टेब्लिश्ड हुआ था। फर्म न्यू क्लाइंट्स पाता रहता है और न्यू एंगेजमेंट सर्विसेज एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ पाता रहता है। फर्म इज़ कंसर्न अबाउट ऑब्टेनिंग सच इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है इन सर्कमस्टेंसेज बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट। तो फर्म चाह रहा है कि वो कुछ सिलेक्ट क्लाइंट्स के साथ ही काम करे ताकि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर पाए। गाइड करो MBA एसोसिएट्स को फॉर द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। पूरा प्लेन क्वेश्चन है, ये सब सारा पॉइंट्स लिखना है। आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस रेपुटेशन देखेगा ओनर्स का, काम कैसे करते हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस, नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है इन लोग का देखेगा। एटीट्यूड देखेगा टुवर्ड्स AS और इंटर कंट्रोल एनवायरनमेंट, एग्रेसिव कितने हैं लो फीस मेंटेनेंस को लेकर, कोई काम पे अड़ंगा लगाते हैं क्या, लिमिटेशन इन स्कोप ऑफ वर्क, मनी लॉन्ड्रिंग का भी हिस्सेदारी लग रहा है क्या इन लोग का, या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भागीदार है क्या। और पता करेगा कि प्रीवियस फर्म क्यों नॉन अपॉइंट हुआ, मतलब रीअपॉइंट क्यों नहीं हुआ, और हमारा फर्म क्यों अपॉइंट हुआ है। बस।